हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम रिलेशनल अलजेब्रा जो हम कल के लेक्चर में भी पढ़ रहे थे उसमें हमने दो ऑपरेटर्स पढ़े थे। आगे के कुछ और ऑपरेटर्स आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में ऑपरेटर की मदद से जो क्वेश्चंस बनते हैं एकेटीयू में आज वो भी हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, यूनियन कंपैटिबल क्या होता है। देखो आपके पास जो है दो टेबल्स हैं, एक का नाम है आर, यानी कि आपको पता है यहाँ पे रिलेशन का मतलब ही टेबल होता है। सपोज मेरे पास दो टेबल हैं, एक का नाम है आर और एक का नाम है एस। इसमें एट्रीब्यूट है A1 A2 अप टू AN, ठीक है। ये है B1 B2 अप टू BN, ठीक है। ये दो रिलेशनशिप है, ये इनमें एट्रीब्यूट्स है। तो दो आपकी जो टेबल्स होती हैं वो यूनियन कंपैटिबल कब होती हैं? जब इसकी डिग्री इसके इक्वल है, यानी कि जितने एट्रीब्यूट्स इसमें हैं उतने ही एट्रीब्यूट्स इसमें होने चाहिए। यानी कि अगर इसमें 10 एट्रीब्यूट मानती हूँ, एट्रीब्यूट मतलब 10 कॉलम, तो 10 कॉलम ही इधर होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, जो इसका डोमेन है वही इसका डोमेन होना चाहिए। यानी कि अगर ये इंट टाइप का है तो ये भी इंट टाइप का होना चाहिए, ये फ्लोट टाइप का है तो ये भी फ्लोट टाइप का। यानी कि पहला जो इस रिलेशन या स्टेपल का जो एट्रीब्यूट है उसका जो डोमेन है, जो उसका टाइप है, वो ही एस का पहला एट्रीब्यूट का होना चाहिए। दैट मेक दो रिलेशनशिप यूनियन कंपैटिबल। यही लिखा है कि भाई दो रिलेशनशिप यानी दो टेबल एक दूसरे के यूनियन कंपैटिबल कब होंगी? जब इनकी सेम डिग्री होगी। सेम डिग्री का मतलब है सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। दूसरा क्या होता है, जो डोमेन होगा AI, आई रिप्रेजेंट कर रहा है पहला एट्रीब्यूट। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, क्योंकि अगर n एट्रीब्यूट्स हैं तो पहला एट्रीब्यूट पहले टेबल का, दूसरा एट्रीब्यूट पहले टेबल का, दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही लिखा है ईच पेयर ऑफ द एट्रीब्यूट हैज सेम डोमेन। तो ये दो चीजें यूनियन कंपैटिबल बनाती हैं। और दो रिलेशनशिप जो यूनियन कंपैटिबल है उन पे ही आप यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्ट ऑपरेशन और आपका क्या होता है डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यूनियन कंपैटिबल पे ही किए जा सकते हैं ये तीनों ऑपरेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है? जो इस रिजल्ट का ऑपरेशन आता है यूनियन करना, यानी कि एक टेबल दूसरे टेबल का यूनियन। पहली टेबल में जो डेटा है वो, दूसरी टेबल में है जो डेटा वो, या दोनों में जो कॉमन है वो। लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर दी जाती है? रिमूव कर दी जाती है। क्योंकि ऐसे समझो, सपोज ABC इसमें है, DEF है ना, और A, अगर A दो बार आ रहा है, एक टेबल में भी है दूसरी टेबल में भी है, तो एक बार ही आएगा। इसको अभी मैं समझाती हूं। देखो यहां लिखा हुआ है, आपके पास ये एक टेबल है डिपॉजिटर की, इसमें कस्टमर नेम है और अकाउंट नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई क्या बोल सकते हैं प्राइमरी की सेकेंडरी की का कुछ काम नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब या फिर आप इसे मान लो कि अकाउंट नंबर मेरी प्राइमरी की है, क्योंकि ये किसी का भी सेम नहीं होगा। यहाँ पे लोन नंबर मान लो कि मेरी ये प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली यूनियन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो आपसे बोला गया है कि एक टेबल है डिपॉजिटर की, जिसमें जिन कस्टमर ने किस अकाउंट में क्या क्या डिपॉजिट किया है, और बोरोवर जिन्होंने लोन लिया है, ठीक है। ये दो आपकी टेबल है। अब मैं यूनियन करना चाहती हूं, तो यूनियन के लिए मैं सपोज एक एग्जांपल लिखती हूं कि आपको यूनियन के लिए क्या सिंबल यूज करना है, ये तो मैं लिखती हूं कस्टमर नेम। देखो जो टेबल का नाम यहां लिखा होगा वो ही यहां लिखा होना चाहिए। अगर कैप्स में लिखा है तो कैप्स में ही लिखेंगे कस्टमर कौन सी, उससे आपके डिपॉजिटर से। तो अब देखो एक चीज याद रखना, अगर यहाँ एस है तो एस लगाओगे, मतलब जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही लिखेंगे, डिपॉजिटर यूनियन कस्टमर नेम
इसमें से आपका बोरोवर्स है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कस्टमर नेम इसमें से निकालो, यानी कि 1 2 3 4 5 6। आपको पता है ये डुप्लीकेट वैल्यू है तो ये नहीं आएगी, यानी कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपकी, अगर मैं सिर्फ इसको करती हूँ डिपॉजिटर में से कस्टमर नेम निकालने हैं तो जॉन स्मिथ, माए, टर्नर, जॉन और लिंडसी, ये सारे नाम आएंगे क्योंकि जॉन जो है रिपीट हो रहा है। ऐसे ही अगर मुझे यहां से निकालना हो जॉन स्मिथ, हे, जैक्सन, करी, स्मिथ 2 बार है, विलियम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 11 आएंगे। अब अच्छा एक चीज देखो, अब मुझे इन दोनों टेबल का क्या करना है, यूनियन करना है। अब यूनियन का मतलब क्या है, देखो अब इस टेबल में क्या आएगा, जॉनसन आ सकता है, स्मिथ आ सकता है, मे आ सकता है, ये आ सकता है, जॉन्स आ सकता है, लेकिन यहां से ये जॉन हट जाएगा जब मैं यूनियन करने चलूंगी। देखो मैं इसको एक बार खैर करके दिखा देती हूँ ताकि आप समझ सको। ये मेरी कस्टमर टेबल है, ठीक है, नेम। अब इसमें से कौन कौन से नाम आएंगे आप ये देखो, क्या आएगा, जॉनसन, स्मिथ, जॉनसन, स्मिथ, मेस, टर्नर, ठीक है, मेस, टर्नर, जॉन्स, लिंडसे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो जॉनसन 2 बार आ रहा था और आपको पता है जो आपका ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है डुप्लीकेट रिमूव करता है। अब इसका यूनियन करना है किसके साथ, कस्टमर नेम वाले बोरोवर्स के साथ। तो आपका आएगा देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, जॉन स्मिथ हेस, जॉन स्मिथ हेस, जैक्सन, हेस, जैक्सन, करी, स्मिथ, करी, विलियमसन, विलियम्स, ठीक है। अब मैं इन दोनों का अगर यूनियन करूं, क्योंकि देखो इसमें वो सारे कस्टमर्स आ गए जो किसमें प्रेजेंट थे, इसमें भाई जॉन स्मिथ, मेस, टर्नर, जॉन लिंडसे, इसमें आ गए वो। अब मैं इनका दोनों का यूनियन करूंगी तो देखो क्या आएगा, अब जॉनसन, स्मिथ, मेस, टर्नर, जॉन्स, लिंडसे, जॉन्स 2 बार नहीं आएगा, 1 बार आएगा। अब देखो जॉन स्मिथ, हेस, टर्नर, जॉन्स, 1 बार आएगा, लिंडसे, करी, विल्सन, यानी कि कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जितने भी होंगे ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यही मतलब होता है इसका, ये चीज समझ आई तो ठीक है। ये आपका इसे रब कर देती हूं। अब अगर यूनियन समझ आया, यूनियन की थ्योरी पढ़ लेते हैं जो इसमें लिखी हुई है, वैसे अब आपको समझ आ चुकी होगी। जो यूनियन है उसको कैसे डिनोट करते हैं, आर यूनियन एस से। ये वो सारे टपल इंक्लूड करता है जो आर में हो, एस में हो या दोनों में हो, बट डुप्लीकेट वैल्यू क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसी वजह से जो इनके बीच जो कॉमन थे वो रिमूव हो गए। अब अगला आता है आपका, इसके बाद आता है इंटरसेक्शन, ये है यूनियन, ये रिजल्ट है यूनियन का, ठीक है। अब एक चीज और बताती हूं, अगर मैंने इसे पहले लिख दिया और इसे बाद में लिख दिया तब भी आंसर सेम आएगा, यानी कि ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। अगर आप यहां पे लिख देते हैं पहले कस्टमर नेम, ठीक है, किसका, बोरोवर का,
यूनियन कस्टमर नेम इसका डिपॉजिटर का। क्यों? क्योंकि जो यूनियन होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि आप पहले इधर लिख दो या इधर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, सपोज मैं इस वाले से लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर नेम, यहाँ पे बोरोवर, इंटरसेक्शन किसी से भी लिख दो क्योंकि दोनों में डिफरेंस वो ही आना है जो कॉमन है। ये है इंटरसेक्शन। आप देखो इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, जॉन्स कॉमन है, हाँ जॉन्स दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, स्मिथ यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, हेज नहीं है, जैक्सन नहीं है, करी नहीं है, स्मिथ हाँ भाई दो बार है वो तो कॉमन आ गया, विल्सन नहीं है, जॉन्स मतलब कुछ भी नहीं, ये दोनों कॉमन है, तो यही दोनों एज एन आउटपुट आएंगे, स्मिथ एंड जॉन। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, इसको डिनोट करा जाता है आर, ये जो ऐसा सिंबल है इससे ये एक रिलेशन है जिसमें वो टपल इंक्लूड होते हैं जो दोनों में होते हैं आर एंड एस में। ठीक है, अब चलो अगला चलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का होता है सिंबल ऐसे माइनस, तो चलो अगर सबसे पहले दोनों करके दिखाऊंगी, पहले हम लिखते हैं कस्टमर, देखो ये बहुत इजी है और इसमें ना मतलब आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसा हार्ड है नहीं। कस्टमर नेम बोरोवर ठीक है, अब आपका डिफरेंस इसको क्या बोला जाता है, देखो कस्टमर नेम माइनस करने हैं कस्टमर नेम डिपॉजिट, इसे बोलते हैं डिफरेंस। देखो यही लिखा हुआ है आपका सेट डिफरेंस, और कई बार यूज होता है एज अ माइनस। अब इसका मतलब क्या है कि जो बोरोवर है उसमें जो कस्टमर नेम है, यानी कि जो बोरोवर ले कस्टमर नेम है इसमें वो आएंगे जो इसमें है, इसमें नहीं, जॉन्स इसमें है हाँ तो ये नहीं आएगा, स्मिथ इसमें है नहीं आएगा, हेज इसमें है नहीं है, जैक्सन इसमें है नहीं है, करी इसमें है नहीं है, विलियम्स नहीं, तो आउटपुट में हेज जैक्सन करी और विलियम्स आएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा क्या हो सकता है, देखो आपको ना एक्चुअली में ये क्वेरी लिखनी होती है, पर अभी आप जैसे मैं आउटपुट के साथ इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप समझ सके कि हो क्या रहा है। कस्टमर नेम किसका, डिपॉजिटर का, सब्ट्रैक्ट करो कस्टमर नेम किसका, बोरोवर का।
अब इसका मतलब है जो इसमें है इसमें नहीं है, जॉनसन इसमें है ये आएगा, स्मिथ नहीं आएगा, मेज है, टर्नर नहीं है, जॉनसन हट जाएगा, जॉनसन नहीं है, सॉरी जॉनसन नहीं है, जॉनसन रहेगा, स्मिथ हट जाएगा, मेज नहीं है, टर्नर नहीं है, जॉनसन आपका जॉन्स, यानी कि 1 2 3 4। अब अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कस्टमर ये जो कस्टमर नेम ये आंसर है फोर्थ वाले का, ठीक है, ये आंसर है आपका फर्स्ट वाले का, ये आंसर है सेकंड वाले का, ये आंसर है थर्ड वाले का। अब फोर्थ वाले में क्या आएगा, फोर्थ वाले में जॉनसन, मेज, टर्नर, टर्नर, ठीक है, टर्नर के बाद जॉनसन, मेज, टर्नर, फिर जॉनसन देखो 2 बार आ रहा है तो आपको पता है जो आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो डुप्लीकेट हटा देता है लिंक से, ये आपका एज एन आउटपुट आएगा। देखो क्योंकि देखो ये दोनों तो कॉमन थे, ये हट गए तो 1 2 3 4 ये कॉमन है, मतलब कॉमन के रिपीटिशन है इसलिए ये रिमूव हो गया। तो ये आपका यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस का तरीका है। अब देखो यही इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट डिफरेंस जो रिजल्ट है इससे डिनोट होता है, इसमें वो सारे टपल्स होते हैं जो आर में है पर एस में नहीं है, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन है जो हम इसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। अब आपसे बोला क्या गया है, ये आपकी टेबल है, दिस इज योर टेबल। पहले टेबल समझते हैं, ये एक टेबल है एम्प्लॉय की जिसमें फर्स्ट नेम दे रखे हैं, मिडिल नेम दे रखा है, लास्ट नेम दे रखा है, एसएसएन यानी कि ये प्राइमरी की है, इनका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है जिसके बेसिस पे इन्हें डिफाइन किया जाता है, ये बर्थ डेट है, ये इसकी एड्रेस है, इनका जेंडर है, इनकी सैलरी है। अब क्या लिखा है, सुपर एसएसएन यानी कि इस जॉन को कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन हेड कर रहा है, फ्रैंकलिन, क्योंकि सुपर एसएसएन मतलब सुपरवाइज कौन कर रहा है, फ्रैंकलिन को सुपरवाइज कौन कर रहा है, 888 यानी कि बॉर्ग। एलिका को कौन सुपरवाइज कर रहा है, 9898 वाला यानी कि अहमद। और जेम्स को कोई नहीं कर रहा है। ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि इन्हें सुपरवाइज कौन कर रहा है, यानी कि इनका हेड कौन है। और ये डी नंबर मतलब ये डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। देखा जाए तो ये प्राइमरी की है, ये दोनों फॉरेन की है, ये वाली फॉरेन की इसी टेबल से बिलोंग कर रही है, ये किसी डिपार्टमेंट नंबर से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिंगल टेबल है, आप आगे ना 2 टेबल्स को 3 टेबल्स को कनेक्ट करना भी सीखोगे, लेकिन फॉर अ बीइंग टाइम अभी सिर्फ एक टेबल पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिट्राइव करना है सोशल सिक्योरिटी नंबर उन सारे एम्प्लॉय का जो वर्क करते हैं डिपार्टमेंट 5 में। डिपार्टमेंट 5 में कौन कौन वर्क करता है, ये लोग करते हैं, इनका आपको क्या चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 2 3 4, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्या बोला है इन्होंने, चलो पहले इतना ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूं जो डिपार्टमेंट, क्या लिखा है, डिपार्टमेंट डी नंबर कैप्स में लिखा है, तो डी नंबर डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग करते हैं एम्प्लॉय। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, कैप्स में लिखा हुआ है, कैप्स में ही लिखना है। उसको मतलब जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में बिलोंग करते हैं उनको आपने एक टेम्परेरी टेबल में स्टोर कर लिया जिसका नाम आपने लिखा DEP 5, यानी कि इसमें क्या आ गया, इसमें ये 1 2 3 4 ये चारों
जो है टपल स्टोर हो गए। यही तो मतलब है इसका कि जो डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग करते हैं एम्प्लॉय टेबल में से उनका सारा डेटा फेच कर लो। ठीक है, अब आपने सारा डेटा फेच कर लिया। ये एक टेम्परेरी टेबल है, यानी कि ये एक टेबल है, कौन सी, DEP 5EMP। ये टेबल है जिसके अंदर उन सारों का कंप्लीट डेटा है जिनको डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग करते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में वर्क करते हैं उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर, यानी कि ये जो 1 2 3 4 ये मिले हैं, इनका सोशल सिक्योरिटी नंबर मुझे चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, SSN। अब ये जो मेरा डेटा स्टोर हुआ है एम्प्लॉय से, वो कौन सी टेबल में टेम्परेरी स्टोर करा है, इसमें। तो इसमें लिखा DEP 5EMP और इसको स्टोर कर दिया एक टेबल में जिसका नाम है रिजल्ट 1। यानी कि इसमें क्या स्टोर हुआ होगा, अगर आप बात की जाए तो इसमें स्टोर क्या होगा रिजल्ट 1 में, आपका SSN। देखो आपकी टेबल बन के क्रिएट होगी रिजल्ट 1 जिसमें SSN स्टोर होगा। क्या क्या वैल्यू स्टोर होगी, अब देखो स्टोर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला होगा 3 3 4 4 3 3 4 4। ठीक है, ये जस्ट एक वैल्यू है। अगला क्या स्टोर होगी आपकी 3 टाइम्स 6 8, टाइम्स 6 डबल 8। ठीक है, और अगली क्या स्टोर होगी आपकी 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3। यानी कि इस दो एक्सप्रेशन से आपने क्या करा, आपने एम्प्लॉय टेबल में से उनका जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर पिक कर लिया जो कि किससे बिलोंग करते हैं, डिपार्टमेंट 5 से। ठीक है, यानी कि आपने एक काम कर लिया। अब दूसरा काम क्या है आपका, या जो डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं उन एम्प्लॉय को जो डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं इस लाइन की, तो ये लाइन कर क्या रही है, इस लाइन ने वो सारे का टपल्स का कंप्लीट डेटा प्रोवाइड किया उन सारे एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट 5 में करते हैं। यानी कि अगर मैं इसमें से सुपर SSN निकाल लूं तो मुझे वो सारे एम्प्लॉय मिल जाएंगे, उन सारे एम्प्लॉय का SSN मिल जाएगा जो इनको सुपरवाइज करते हैं। तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगी, अगर मेरे पास इस टेबल में वो सारे एम्प्लॉय का डेटा है जो डिपार्टमेंट 5 से बिलोंग करते हैं, DEP 5EMP। अब इनका मुझे चाहिए क्या, सुपर SSN, सुपर अब मैंने क्या करा, अब देखो इससे क्या हुआ कि वो सारे एम्प्लॉय जो डायरेक्टली क्या कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये और ये मुझे एज एन आउटपुट मिल जाएगा। तो यानी कि अब एक चीज समझो, ये क्या लिखा हुआ है, सुपर SSN, और यहाँ क्या लिखा है, SSN। है तो दोनों सेम ही, मतलब सिर्फ क्या वेरिएबल का नाम चेंज किया, लेकिन एट द एंड मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, सबका सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए। तो मैंने इस टेबल को स्टोर करा रिजल्ट 2 में और इस सुपर SSN को नाम दे दिया SSN।
क्यों करा ऐसा? क्योंकि रिजल्ट वन में SSN नाम का एक एट्रीब्यूट स्टोर है। अब ये सुपर SSN है तो सोशल सिक्योरिटी नंबर ही, बस क्या है, उन सारे एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो डिपार्टमेंट 5 के एम्प्लॉय को हेड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, तो बाद में उसका नाम क्या दे दिया, SSN। तो यानी कि जो रिजल्ट 2 आएगा उसका जो एट्रीब्यूट नाम है वो क्या हो जाएगा, SSN। ठीक है, इसको चेंज करने से, और यहाँ पे क्या वैल्यू है, 3344 33344555 ये आ गया। अगला क्या है आपका, क्या आया, ये तो सेम है, 333445 33344, ये क्या है, 3 टाइम 8 66 866 और आपका 4 टाइम 5। ठीक है, ये आपका आ गया रिजल्ट 2। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों, या तो वो डिपार्टमेंट 5 में वर्क कर रहे हो या फिर सुपरवाइज कर रहे हो, तो सिंपली क्या यूज करेंगे, एक फाइनल नाम यूज करेंगे टेबल का रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट 1, ये टेबल का नाम नहीं है, ये जो एट्रीब्यूट है इसके नाम को चेंज करा गया है। ऐसे आप चेंज करते हैं, धीरे धीरे आप और सीखेंगे कैसे चीजें चेंज करते हैं। यानी कि रिजल्ट 1 का यूनियन कर दो रिजल्ट 2 के साथ। अगर आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको एक फाइनल टेबल मिलेगी SSN की, जिसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 4 5 5 5 5, फिर है 6 6 6 8 8 4 4 4 4, फिर है 4 5 3 4 5 3 4 5 3, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 4 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 8 8 8 6 6 5 5 5, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक क्वेरी है जो आपको लिखनी है, आपको ये नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको सिर्फ ऊपर की लाइन दे दी जाएगी कि दिस इज द स्कीमा ऑफ द टेबल, यू हैव टू फाइंड आउट द सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ दोज एम्प्लॉय हु आइदर वर्क इन डिपार्टमेंट 5 और सुपरवाइज डिपार्टमेंट 5। ठीक है, अभी मैं टेबल के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप एनालाइज कर सको। तो ये आपका क्या है, वो सारे एम्प्लॉय हैं जो सारे डिपार्टमेंट 5 से बिलोंग करते हैं या उनका सोशल है। अब इसमें से इनका सुपरवाइज और दोनों का रिजल्ट, तो यानी कि देखो आपने एक यूनियन की क्वेरी पढ़ ली। ठीक है, अब देखो अभी मैं सिर्फ आपको ऑपरेटर सिखा रही हूं, तो अभी ये मत सोचना कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस होंगे या हम क्वेश्चन कर, आपको पर्टिकुलरली कल वाले लेक्चर में आपके जितने भी ऑपरेटर्स बचे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन क्योंकि देखो आपके प्राइमरी ऑपरेटर्स तो आज खत्म हो गए, सारे हो जाएंगे मतलब इस लेक्चर में, उसके बाद आपके जो बचेंगे ड्राइव एट्रीब्यूट, जो ड्राइव ऑपरेटर जो मैंने अभी बताया नहीं है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर्स में क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, और आपके ऑफकोर्स में कोई मार्क्स कटने की वो ही नहीं है, अगर आपने सही से क्वेरी लिखी है तो पूरे नंबर मिलेंगे। चलो अगला आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़ के आएंगे, इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन। इसको आप एक्स ये लिखा हुआ है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये बाइनरी सेट ऑपरेशन है, यानी कि इसमें एटलीस्ट दो टेबल्स की नीड है, बट जरूरी नहीं है जिन दो रिलेशन के बीच आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं वो यूनियन कंपैटिबल ही हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर पहले टेबल में दो एट्रीब्यूट हैं तो दूसरे में दो ही हो, इतना जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट कि दोनों जो हैं सेम ही उसके हो, क्या बोलते हैं, डोमेन के, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉर्मली टपल्स को कंबाइन करने के लिए यूज होती है दो रिलेशन के इन अ
कॉम्बिटेरियल फॉर्म। अब इसको पॉइंट को समझो, क्या कहना चाह रहा है। मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी इज माय प्राइमरी की, इसमें एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ये क्या है, फॉरेन की है, यहां से पिक हो रही है, दिस इज फॉरेन की। फॉरेन की का क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट इससे पता चल रहा है ये ए डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि स्मिथ क्या है, मार्केटिंग से कर रहा है। सी है हैरी, यानी कि हैरी किससे बिलोंग कर रहा है, लीगल। अब अगला क्या लिखा है, जॉन बी, बी मतलब जॉन किससे बिलोंग कर रहा है, सेल्स से, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर मेरी प्राइमरी की है और डिपार्टमेंट नेम नॉर्मल एट्रीब्यूट। अगर मैं इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करती हूं तो कैसे लिखोगे, एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट। अब अगर हम क्रॉस करते हैं इसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि 1 स्मिथ ए मार्केटिंग, 2 हैरी सी ए मार्केटिंग, या फिर ऐसे कर रखा है इन्होंने 1 स्मिथ ए मार्केटिंग, 1 स्मिथ ए बी सेल्स, 1 स्मिथ ए सी लीगल। फिर क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों से, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों से, देखो हैरी की मल्टीप्लाई तीनों से, जॉन की मल्टीप्लाई तीनों से। अब एक्चुअली में ये टेबल कुछ खास नहीं करती है, ये क्या करती है, नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट करती है। लेकिन आप बोलोगे कि जिनका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर सेम है उनको एज एन आउटपुट दो, तो देखो ये सेम है, यानी कि और क्या सेम है आपका, ये सेम है और ये सेम है, यानी कि इससे आपको पता चल रहा है स्मिथ किससे बिलोंग करता है, मार्केटिंग से। आपका जो हैरी है वो बिलोंग करता है लीगल से, जॉन बिलोंग करता है सेल्स से, यानी कि एक तरह से ये दोनों टेबल को कंबाइन करने में मदद करता है आपके डेटाबेस में। जैसा आप कह रहे हो ना कि डिपार्टमेंट किससे बिलोंग कर, ये डिपार्टमेंट क्या है, ए का मतलब है स्मिथ किससे बिलोंग कर रहा है, मार्केटिंग से। हैरी क्या है, सी यानी कि लीगल। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, हर एक एट्रीब्यूट को एक टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट के हर टेबल के साथ कंबाइन कर देता है। फिर आप जो कंडीशन लगाते हो, मैंने कंडीशन लगाई कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नेम सेम है, उनका सारा एट्रीब्यूट लिख दो, या फिर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम ला दो। तो इससे आपको पता चल जाएगा स्मिथ मार्केटिंग से बिलोंग करता है, आपका हैरी लीगल से और जॉन सेल से। तो क्रॉस प्रोडक्ट का काम क्या है, दो टेबल को कंबाइन करना। अब कंबाइन करने के बाद आप जो कंडीशन लगाते हो उसके बेसिस पे आपको पता लग जाती है रिक्वायर्ड क्या आपको चाहिए, ठीक है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट पे ही हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन बोला गया है आपको वो सारे फीमेल्स के नेम को रिट्राइव करना है जो एम्प्लॉय डिपेंडेंट है। अब इसका मतलब क्या है, पहले टेबल को समझो। मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल दे रखी है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिड नेम यानी कि मिडिल नेम, सुपर सिक्योरिटी नंबर, सोशल यानी कि ये क्या है, एक तरह की प्राइमरी की है, बर्थ डेट, एड्रेस, जेंडर, सैलरी, सुपर एसेसन यानी कि जो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट नंबर। मुझे सारे फीमेल्स चाहिए। अच्छा, फीमेल्स 1 2 3, दीज आर एलिका, जेनिफर और जॉयस। मुझे पहले सबसे पहले मैंने 3 फीमेल्स निकाली। अब ये जिनके डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब है वो सारी फीमेल्स जो क्या है, डिपेंडेंट है। अब इसका मतलब आप समझो, डिपेंडेंट आपने जब वो बनाया था तो आपने देखा होगा कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ईएसएसएन और डिपार्टमेंट ये खुद प्राइमरी की है। तो इनमें इनके इंश्योरेंस के लिए कुछ टेबल यूज की गई है जिसमें ईएसएसएन क्या है, यहाँ की यूज की गई है फॉरेन की तरह। इन दोनों को मिला के, क्योंकि ये क्या है, एक वीक एंटिटी,
ESN एलिस, इसके पूरी डिटेल की, इसका रिलेशनशिप क्या है, ये डॉट, इसकी किसी की डॉटर है, क्या है इसका बर्थ डेट, ये क्या है जेंडर, सब कुछ दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो सारे फीमेल एम्प्लॉय के नाम रिट्राइव करो जो डिपेंडेंट है, यानी कि जो डिपेंडेंट टेबल में अवेलेबल है, यानी कि जिनका इंश्योरेंस है। देखो अब सबसे पहले हमने क्या करा, एक सेकेंड, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहां से मैंने इनकी टेबल तो लेनी रखी है, हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या करा, वो सारी फीमेल्स, वो सारे एम्प्लॉय निकाले जो फीमेल्स हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्वेरी लिखोगे, जिनका जेंडर आपका क्या है, जेंडर फीमेल। ठीक है, जिनका जेंडर फीमेल है, कौन से उससे एम्प्लॉय, उनका आपने क्या निकाल लिया, पूरा डिटेल निकाल लिया। अब आपकी चॉइस है कि टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट कोशिश करा करो उससे ही रिलेटेड रखो। तो आपने टेबल का नाम लिखा फीमेल, यानी कि मेरे पास एक टेबल आएगी, ठीक है, जिसमें कि 1 2 3 ये तीनों की डिटेल होगी, पूरी 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 डिटेल होगी। अब मुझे इनका क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और क्या चाहिए, लास्ट नेम, यानी कि पूरी लास्ट नेम फर्स्ट नेम ये डिटेल चाहिए। अब एक चीज बताओ, ये टेबल दूसरी टेबल से कैसे कनेक्ट है, आपके ESN सोशल सिक्योरिटी नंबर के थ्रू कनेक्ट है। तो मैंने क्या करा, इस पूरी टेबल से मैंने सिर्फ 3 चीजें पिक कर ली। वो 3 चीजें क्या है, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, SSN। कौन सी टेबल से, इस वाली टेबल से, क्योंकि इसमें ही अब सारा डेटा पड़ा है। और इसको एक नाम दे दिया, आप कोशिश करें सेम ही नाम लें जैसे कि EMP नेम। यानी कि मेरे पास एक और टेबल आ गई जिसमें कि बस 3 ही एट्रीब्यूट है, इससे उठाई गई। देखो फीमेल एम्प्लॉय में 3 फीमेल का क्या आ गया, डेटा आ गया। वो डेटा क्या है कि वो डेटा है कि सारी उनकी पूरी कंप्लीट। अब इनमें से मैंने 3 चीज पिक करी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और SSN, ये तीनों पिक करी। अब इन तीनों को पिक करने के बाद मैंने इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ किया, इसके साथ किया। तो यानी कि मेरे पास कितनी आई थी, यहां से 3 ही मिली थी। इन तीनों का मैंने क्या किया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और SSN लिया था, ये रहा। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो एलिका 1 2 3 4 5 6 7, जेनिफर 7, जॉयस 7, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम SSN की मल्टीप्लाई इस एलिका, जेनिफर और जॉयस, इन 3 फीमेल की फर्स्ट नेम लास्ट नेम SSN की मल्टीप्लाई डिपेंडेंट के हर एक उससे कर दी गई। क्यों कर दी गई, ताकि फिर हमें कुछ कॉमन निकालना हो तो निकाल सकें। तो यानी कि मैंने क्या करा, आपकी EMP नेम की मल्टीप्लाई किससे कर दी, टेबल का नाम जो लिखा हो वो ही लिखना, डिपेंडेंट, और इसको किस में स्टोर कर दिया,
ईएमपी डिपेंडेंट्स में। ठीक है, यानी कि अभी तक आपने करा क्या, आपने सिंपली फीमेल एम्प्लॉय सबसे पहले क्या करा, सारी जितनी इस मेन टेबल से, ये जो आपकी मेन टेबल थी इसमें से तीनों निकाल ली। अब आपको पता है आपको चाहिए क्या, इस टेबल में सारा डेटा तो चाहिए नहीं, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिनट नेम को मैंने इग्नोर कर दिया, आप तीनों भी ले सकते हैं, फर्स्ट नेम चाहिए और साथ में सुपर एसेसन क्यों लिया, क्योंकि ये ही प्राइमरी की एज एन यहाँ पे यूज हो गई है नाम चेंज करके, तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इन दोनों की नीड पड़ी। अब इसकी वजह से क्या हो गया, जो मेरे 3 फीमेल्स आई थी उनका डेटा हर किसी के साथ क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ये सारा डेटा आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करा, आपने चेक करा कि कहाँ पे सेम है एसेसन, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, 9 नहीं, ये भी सेम नहीं है, 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 ये रहा जेनिफर एक मुझे सेम मिल गई, जेनिफर वर्ल्स, इसका एसेसन, ये दोनों क्या है, सेम है, ये सेम नहीं 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 है, कोई भी सेम नहीं है, यानी कि सिर्फ एक सेम है। तो आपने क्या लिखा, ये जो टेबल मिली है ईएमपी डिपेंडेंट, इसमें से वो डेटा निकाला जिनका क्या सेम है, एसएसएन और ईएसएसएन, इसमें से ईएमपी और उसको कौन सी टेबल में रख दिया, उसको टेबल रख दिया एक्चुअल डिपेंडेंट, जरूरी नहीं है ये लो, ये तो सिर्फ जो टेबल मैंने आपको दिखाने के लिए ली है, ठीक है। ठीक है, एक्चुअल डिपेंडेंट। अब आपको जिनका सेम है उनका सारा डेटा मिल गया, पूरा डेटा मिल गया। अब इसमें से सिर्फ मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, और साथ में डिपेंडेंट नेम ले लो जो उसमें लिखा हुआ है। तो आप क्या लेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपेंडेंट नेम। कौन सी टेबल से लेना है, ये वाली जो एक्चुअल टेबल आई है, एक्चुअल। और आपने इसे किस टेबल में स्टोर किया है, इस टेबल का नाम क्या लिखा है, रिजल्ट। देखो अभी बहुत बड़ी क्वेरी है, एकदम इतनी बड़ी क्वेरी नहीं आती, लेकिन आपको मुझे सिर्फ वो समझाना था इसलिए मैंने रखा। आपको क्वेश्चन बोला गया है कि वो सारी फीमेल एम्प्लॉय लो जो डिपेंडेंट टेबल में अवेलेबल है, यानी कि जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये टेबल इस टेबल से एसएसएन के थ्रू कनेक्टेड है, तो आपने क्या करा, सिलेक्शन ऑपरेटर से पहले ये देखा कौन कौन सी फीमेल्स हैं, उनमें से उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एसएसएन निकाल लिया, यानी कि आपने ये काम करा, पहले फीमेल्स निकाल ली पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एसएसएन, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि जो आपको ये 3 मिली थी ना टेबल में, ये 3 इनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ आपने क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ये सारा डेटा आ गया, दिस इज एलिका जेली, ये इसके साथ ये सबका कनेक्शन हो गया। अब जहां एसएसएन और ईएसएसएन सेम है वो वाली वैल्यू पिक कर ली और उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपेंडेंट नेम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे
आपको टेबल नहीं मिलेंगी, ना आपको टेबल बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या दे रखा होगा, सिंपली ये दे रखा होगा आपको ये, और इसका आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। लेकिन अभी देखो धीरे धीरे ही आपको चीजें समझ आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी क्वेरी है, इतनी बड़ी क्वेरी नहीं आती है, आपकी नवाते स्टैंडर्ड बुक है उसमें दे रखी है। तो क्योंकि जो कह सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले जो क्वेश्चन उठाते हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे इस यूनिट के, या तो जो बैक एंड पे क्वेश्चंस दे रखे हैं मतलब नवाते की बुक में जो पीछे दे रखे होंगे वो, या फिर जो उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं वो। तो मेरा कंसर्न था कि एक बार आपको ये गो थ्रू हो जाए, है ना। तो आप तोड़ के पढ़ो। वी वॉन्ट टू रिट्राइव द लिस्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, तो सबसे पहले फीमेल एम्प्लॉय निकाल दो, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट एसएसएन है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जिनका ये सेम है उनका पूरा डेटा निकाल लो, उसमें से जितना डेटा चाहिए वो आपको मिल जाए। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे तो आपको समझ आएंगी चीजें। अब देखो मैं अब जो क्वेश्चन आता है, आपको टेबल्स दे रखी है, ब्रांच जिसमें ब्रांच नेम है, ब्रांच सिटी है और एसेट है, ठीक है। ये बैंक का एक दे रखा है, एक अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, ब्रांच नेम है, बैलेंस, लोन है, लोन नंबर है, ब्रांच नेम है, अमाउंट, यानी कि किसने लोन लिया है, किस किस कौन कौन से लोन नंबर है जिसने ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांच से लिया है, कस्टमर, कस्टमर, सिटी और स्ट्रीट। यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये फॉरेन की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। अब अगला क्या है आपका डिपॉजिटर, ये क्या है, वो रिलेशनशिप है, कस्टमर डिपॉजिट करता है मनी, है ना। तो कस्टमर नेम और अकाउंट नेम दोनों ही प्राइमरी की होती है, जब आपको पता है ऐसा होता है ना MS2N का, तो दोनों ही ऐसी बोरोवर, कस्टमर नेम और लोन नेम, ठीक है। अब इसी से ही हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, फाइंड द डिटेल ऑफ द अकाउंट जिसमें बैलेंस 1000 से ज्यादा है, 10,000, डिटेल ऑफ द अकाउंट, अकाउंट टेबल में से आपको डिटेल निकालनी है जिनका बैलेंस 10,000 या 1000 जो भी दे रखा है उससे क्या है, ज्यादा है। तो चलो आपको पूरी डिटेल निकालनी है, तो आप यूज करोगे बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम था आपका अकाउंट। दिस इज योर क्वेरी। बस आपको पूरी डिटेल चाहिए उसकी जिसमें बैलेंस 1000 से ज्यादा है या इक्वल है। फाइंड द डिटेल ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की डिटेल निकालनी है, कस्टमर टेबल में से उसकी सारी डिटेल चाहिए जिसकी कस्टमर सिटी क्या है, दिल्ली है। आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, सारे टपल चाहिए जिसकी कस्ट सिटी क्या है, दिल्ली है। अब देखो ये है, हो क्या रहा है, सिंपली आपको एक टेबल दे रखी है ना, आपको टेबल की वैल्यू देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपसे बोला गया उन सारे कस्टमर, जितने भी कस्टमर की जितनी भी डिटेल है वो सारी डिटेल आपको एज एन आउटपुट प्रोवाइड की जाए जिनकी कस्टमर सिटी क्या है, आपका दिल्ली है। और आपको पता है सिलेक्शन ऑपरेटर सारे टपल्स प्रोवाइड करता है, तो इसलिए आपने सिलेक्शन ऑपरेटर लगाया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द डिटेल ऑफ दोज लोन हु हैव लोन, यानी कि लोन के बारे में देखो, लोन दे रखा है जिनका अमाउंट क्या है, लेस देन या इक्वल टू 500 है और वो नॉर्थ दिल्ली से है, यानी कि ब्रांच जो है नॉर्थ दिल्ली हो। तो अब आपको पता है कैसे करना है, देखो सबसे पहले लिखेंगे जिनका अमाउंट, वेरिएबल का नाम अमाउंट यूज किया है, अमाउंट जो है लेस देन इक्वल टू 500 है। और एंड के लिए जो पहले मैंने एंड लिखा था यहाँ पे नोट लिख लो
कि एंड के लिए ये यूज होता है और इसके लिए और, है ना, ठीक है। बी मतलब और, ठीक है। और साथ में क्या है, ब्रांच नेम क्या होना चाहिए आपकी। अभी देखो, अभी आप कह सकते कि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल, अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूं वो सिंगल टेबल के अकॉर्डिंग ही करा रही हूं, ठीक है। आपको पता है स्पेस होता नहीं है तो नीचे क्या आएगा, अंडरस्कोर ही आएगा। और साथ में कौन सी टेबल से करना है, आपकी लोन वाली। देखो ऐसा हो सकता था कि हम क्या करते, कई बार आप ऐसी टेबल्स देखेंगे जहां पे आपको 2 टेबल 3 टेबल्स को कनेक्ट करना होगा, लेकिन अभी मैं आपको टेबल्स को कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन करा ही नहीं रही, अभी सिर्फ एक एक टेबल का ही यूज कर रहे हैं। लेकिन आगे ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन की नीड होगी, वो सारे बताओ ब्रांचेस मतलब किसी तरह से आपको ये दोनों टेबल 3 टेबल कनेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी हम बेसिक क्वेश्चन से चल रहे हैं। अब अगला क्या बोला है, फाइंड दोज ब्रांच डिटेल विच आर इन दिल्ली एंड हैविंग एसेट, यानी कि उन ब्रांच की डिटेल बतानी है जो कि कहाँ है, दिल्ली में है और उनका एसेट इतना ज्यादा है। तो आपको उन ब्रांच की डिटेल बतानी है जिनका क्या है, आपका जो ब्रांच है, ब्रांच सिटी है। अब अच्छा एक चीज और याद रखना, जो यूज की गई है, जैसे कि यहाँ पे ब्रांच सिटी बी बड़ा है तो बी बड़ा होना चाहिए, छोटा है तो छोटा। ब्रांच सिटी आपकी क्या है, दिल्ली है। और साथ में क्या लिखा हुआ है, एसेट्स। तो एसेट्स के लिए कैपिटल में यूज किया गया है, मतलब टेबल में जैसे दे रखा हो वैसे ही लिखना। और एसेट क्या है, मोर देन, एंड हैविंग एसेट मोर देन, इक्वल टू नहीं लिखा है, मोर देन। और टेबल का नाम क्या है आपका, अकाउंट, टेबल का नाम है सॉरी ब्रांच। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, और फाइंड द डिटेल हुज आर इन दिल्ली और हैविंग एसेट मोर देन, और लग गया तो सेम ही लिखा जाएगा, बस जो स्लाइड सा चेंज आएगा, ब्रांच ब्रांच सिटी दिल्ली और एसेट्स ग्रेटर देन है ना। ये आ गया आपका कि ब्रांच सिटी इक्वल टू दिल्ली और एसेट इज ग्रेटर देन, कितनी वैल्यू है, ये कई बार ना पेन ऐसे कर देता है 0 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वेरी हो गई। ऐसे ही और क्वेरी करते हैं, फाइंड दोज अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट नंबर चाहिए जिनका बैलेंस, आपको अकाउंट नंबर कहां से मिलेगा, देखो आपको उनका अकाउंट नंबर चाहिए जिनका बैलेंस कुछ इतना है। तो सबसे पहले आपको टेबल कौन सी चाहिए, टेबल है आपकी अकाउंट। आप जिनका बैलेंस लेस देन 1000 है, यानी कि टेबल क्या है, अकाउंट।
देखो मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि अगर कैप्स में लिखा हुआ है तो कैप्स में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। इसमें वो सारे आ जाएंगे जिनका बैलेंस 1000 से कम है और उनका क्या चाहिए मुझे, अकाउंट नंबर। यानी कि अकाउंट नंबर के लिए क्या यूज किया गया है, आपका ये अकाउंट नंबर ही यूज किया गया है। उनका अकाउंट, जिनका बैलेंस लेस देन 1000 है उनका आपको क्या मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब फाइंड द लोन नंबर, आपको लोन नंबर निकालना है, यानी कि लोन नंबर इज योर आंसर व्हाट यू नीड, है ना। अब क्या निकालना है, जिनका ब्रांच नंबर सीपी है और अमाउंट, अब क्या पूछा है कि आपको लोन नंबर बताना है विच आर फ्रॉम सीपी ब्रांच प्लस अमाउंट ग्रेटर देन 1000, यानी कि लोन नंबर बताना है। अब देखो लोन नंबर कहाँ मिलेगा आपको, जिनका ब्रांच नेम सीपी है और अमाउंट इतना है। तो सपोज जिनका ब्रांच नेम सीपी है एंड, अब ये देखो इसके लिए क्या यूज किया है, ब्रांच नेम और अमाउंट। अमाउंट ग्रेटर देन 1000, ठीक है। और कौन सी टेबल यूज कर रहे हैं, आप टेबल यूज कर रहे हैं लोन। यानी कि इतना करने से आपको क्या मिलेगा, उन सारे लोगों की पूरी डिटेल मिल जाएगी जिनका ब्रांच नंबर सीपी और अमाउंट इतना है। अब उनमें से मुझे सिर्फ उन लोगों का क्या चाहिए, लोन नंबर चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। वैसे ही आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है ब्रांच नेम निकालना है सारे बैंक्स का। अब देखो, अब आप कहेंगे कि मैम ब्रांच नेम तो यहां भी मिल रहा है, लेकिन इन उन्हीं ब्रांच का नेम मिलेगा जिनमें अकाउंट है, या उन्हीं ब्रांच का नेम मिलेगा जिसमें लोन लिया गया, यानी कि किसी ने लोन ले रखा है। लेकिन ब्रांच नाम के टेबल में आपको सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी हर एक सिटी की, तो हमें सिर्फ ब्रांच नेम चाहिए। तो आप लिखोगे ब्रांच नेम ठीक है। अब अगला क्या बोला गया है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल कस्टमर हु आर हैविंग लोन। जिन कस्टमर का लोन है, यानी कि जिन कस्टमर का लोन होगा, यानी कि वो बोरोवर है, यानी कि बोरोवर टेबल से सिर्फ आपको क्या चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए। अब आप कहेंगे मैम कस्टमर नेम तो यहाँ भी अवेलेबल है कहीं और यहाँ, तो इसमें तो सारे कस्टमर्स हैं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने लोन लिया हो, लेकिन यहाँ पे वो सारे कस्टमर होंगे जिन्होंने लोन ले रखा है और यहाँ पे वो कस्टमर होंगे जिनका क्या है, अकाउंट है, यानी कि जो सिर्फ डिपॉजिट करते हैं। तो आप सिंपल सा लिखोगे, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कस्टमर नेम वो सारे कस्टमर जिन्होंने लोन ले रखा है। लोन ले रखा है इससे, बोरोवर टेबल से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कुछ क्वेरी होती है। आगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में यूनियन, कंपैटिबल, इन पे आपने सीखा, इन्हीं पे ही कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करने सिखाऊंगी। ठीक है, और साथ साथ आगे हम
और आपके जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये आपको समझ आया, एक्चुअली में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, आपको टेबल्स दे रखी होंगी और कई बार टेबल ऐसे ना देके इस तरह से लिखा होगा ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, मतलब ऐसे भी ना बना के इस तरह से दे रखी होगी और आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अभी मैंने बेसिक वाले क्वेश्चंस कराए हैं, अब कल यूनियन, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यूनियन कंपैटिबल, इन पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। चलो एक आध क्वेश्चन मैं पहले आपको कराती हूँ, है ना, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। यूनियन वाले भी चलो मैं आपको अभी करा देती हूँ ताकि साथ साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन 12, वो सारे कस्टमर निकालो, इससे चलो वो सारे कस्टमर निकालो या तो उन्होंने क्या करा है, वो डिपॉजिटर है या उन पे लोन है। फाइंड ऑल द डिपॉजिटर, या ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन को जरा सा चेंज करते हैं, फाइंड द, सिंपल सिंपल लिखते हैं, फाइंड द नेम ऑफ ऑल द कस्टमर who are depositor और बोरो लोन, जिन्होंने लोन बोरो किया है या वो डिपॉजिटर है। तो यानी कि सिंपली अगर आपको दिख रहा हो, अगर मैं इन दोनों टेबल को कंबाइन कर दूंगी तो मुझे वो कस्टमर मिल जाएंगे जो या तो बोरोवर हैं या दोनों क्या हैं, मतलब बोरोवर हैं या डिपॉजिटर है, दोनों होंगे, चाहे वो जो दोनों में सेम होंगे, यानी कि वो जो डिपॉजिट करते हैं और उन्हें लोन भी ले रखा है वो एक बार आएगा। सपोज मेरे पास एक पर्सन है ए बी और यहाँ ए है, ये दोनों सेम है, यानी कि डिपॉजिट भी करता है, उसने लोन भी दे रखा है, तो ये एक बार आएगा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे, आपने जो है टेबल ले रखी है कस्टमर नेम, अच्छा एक सेकंड, कैप्स में लिखा हुआ है स्मॉल में, बस ये चीज बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। कस्टमर नेम इससे वो सारे कस्टमर निकल जाएंगे जो बोरोवर होंगे और साथ में यूनियन कर दो, अगर यूनियन छोड़ो इससे कस्टमर जो ये इससे वो निकल जाएंगे जो बोरोवर होंगे, इससे वो निकल जाएंगे जो डिपॉजिटर होंगे, यूनियन करने से वो सारे कस्टमर आ जाएंगे जो बोरोवर भी हैं और जो हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, टोटल सारे कस्टमर अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं लिखती हूं अब फाइंड द कस्टमर नेम who are borrower, या ऐसे लिखते हैं who are depositor but not having एनी लोन, यानी कि जो डिपॉजिट तो कर रहे हैं उन पे कोई लोन नहीं है। तो आपको पता है अगर मैंने लिखा है कस्टमर नेम ये है डिपॉजिटर, अगर मैं माइनस कर दूं, अगर बोरोवर वाली टेबल से माइनस कर दूं तो वो सारे नाम आ जाएंगे जो सिर्फ डिपॉजिटर हैं, जिन्होंने लोन नहीं ले रखा, क्योंकि ऐसे कस्टमर होंगे जिन्होंने डिपॉजिट कर रखा है पर लोन नहीं, मतलब डिपॉजिटर हैं बट उन्होंने लोन नहीं ले रखा होगा, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने लोन ले रखा होगा डिपॉजिटर नहीं होंगे। लेकिन माइनस करने से सिर्फ वो ही कस्टमर की नेम आएगी जो डिपॉजिटर है।
अच्छा, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी हो सकता है, वो सारे कस्टमर के नेम ढूंढो या बताओ जो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, बोरोवर। यहाँ पे बोल सकता है वो सारे कस्टमर के नेम बताओ जो बोरोवर तो हैं पर डिपॉजिटर नहीं है, यानी कि जिन्होंने लोन ले रखा है। ऐसा होता नहीं है, बट चलो करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है। इट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। फाइंड द कस्टमर नेम हु बोरो लोन बट नॉट डिपॉजिटर। जिन्होंने लोन तो बोरो किया है बट वो डिपॉजिटर नहीं है, तो सिंपली कस्टमर नेम, यहां पे लिखो बोरोवर माइनस कस्टमर नेम आपका क्या आएगा, डिपॉजिटर। यहाँ पे वो सारे नेम आ जाएंगे जो बोरोवर तो हैं बट डिपॉजिटर नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो ब्रांच नेम बचाओ जिनमें अकाउंट तो है बट लोन नहीं है। फाइंड द, तो यानी कि मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस के भी क्वेश्चंस करा दिए, अब कार्टेशियन का भी हो गया। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट, आपको पहले मैं ड्राइव एट्रीब्यूट्स, ड्राइव वाले ऑपरेटर्स कराऊंगी, देन वी मूव टू आवर क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें आपको टेबल्स नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ स्कीमा दे रखा होगा। तो लिखते हैं फाइंड द ब्रांच नेम, फाइंड द ब्रांच नेम who have अकाउंट, जिनके पास अकाउंट तो है बट क्या नहीं है, बट नॉट हैविंग लोन, यानी कि जिन ब्रांच से कोई भी लोन नहीं लिया गया, नॉट हैविंग लोन। अब ये कैसे होगा, देखो आपके पास अकाउंट टेबल है, लोन टेबल है। अब इसमें अकाउंट टेबल में वो सारी हैं जिनका अकाउंट है, इसमें वो सारी ब्रांचें जिनमें लोन है। अगर अकाउंट माइनस लोन कर दूं तो उन सारी की डिटेल आ जाएगी, जिन ब्रांचेस में सिर्फ अकाउंट है उनसे कोई लोन नहीं लिया गया है। बस इतना सा है, ठीक है। अब उसका हम क्या लेना चाहते हैं, ब्रांच नेम निकाल लो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एट द एंड ब्रांच नेम ही तो निकालना है। ब्रांच नेम कहाँ, किसका ब्रांच नेम लेंगे, अकाउंट का। इसमें इतना करने से क्या होगा, इसमें सारे ब्रांचेस आ जाएंगी जिनमें अकाउंट है। अब अगर मैं लिखती हूं इसमें वो सारी ब्रांचेस आ जाएंगी जिनमें लोन है। अगर इनके बीच में मैं माइनस लगा दूं, उसका मतलब है वो सारी ब्रांचेस आएंगी जिनमें अकाउंट तो है पर जिनसे कोई लोन नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेट डिफरेंस, आपका या माइनस कह लो, यूनियन, आपको मैंने एक बेसिक सा सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। देन अब हम ड्राइव करेंगे, देन वी मूव टू आवर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें इस यूनिट में अब या सेकेंड यूनिट मान लो, थर्ड यूनिट मान लो, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, यही सब है, मतलब न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल कह लो या क्वेरी कह लो, यही सब है। फोर्थ एंड फिफ्थ आपकी, फोर्थ भी इतनी नहीं है, फिफ्थ आपकी बेसिकली थ्योरी है। ठीक है, थैंक यू।